जो हमारा टॉपिक चल रहा था, एबीएम का सेकंड यूनिट चल रहा था, जिसमें हम डिमांड और सप्लाई या सप्लाई और डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे। और कल जो हमने पढ़ा था उसमें केवल डिमांड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और डिमांड में तीन चीज़ें पढ़ी थी हमने। एक तो डिमांड का शेड्यूल, एक डिमांड का कर्व, और थर्ड चीज़ हमने पढ़ी थी डिमांड को कौन से वो फैक्टर्स हैं, उनके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं जो डिमांड के कर्व को चेंज करती हैं। और उसके साथ शिफ्ट इन डिमांड पढ़ा था। उसके साथ हमने शिफ्ट इन डिमांड पढ़ा था। जितने टॉपिक हमने डिमांड के पढ़े वही अब हम सप्लाई के पढ़ेंगे। और जब हम दोनों को पढ़ लेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इस टॉपिक को एंड कराएगा, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं या प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिमांड कर्व की बात बोली थी, डिमांड कर्व जो होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पर होता है और डाउन स्लोप होता है। अगर हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो सप्लाई कर्व में क्या होता है, इसी कर्व का अगर हम सप्लाई, यहाँ पर हम, आप लोग सीआईबी को कैजुअली मत लीजिए। मैं बार बार, अगर आपका कोई फ्रेंड ये कहता है कि केवल 7 दिन पढ़ लेना पास हो जाएगा, उस वाली बुक को पढ़ लेना पास हो जाएगा, वो वाले नोट्स पढ़ लेना पास हो जाएगा, वो वाले एमसीक्यू कर लेना पास हो जाएगा, तो वो गलत बोलता है आपको। अगर ऐसे कोई पास होता है तो 1000 में से 5 होते होंगे। लेकिन अगर आपको अपना अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो ईच एंड एवरी लाइन के एक्सप्लेनेटरी पार्ट को माइंड में रखने की कोशिश करिए। बहुत हेल्प करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए जिसमें प्रोसेसिंग होती है, माइंड का कॉन्सेप्ट निकालना पड़ता है, उसमें हेल्प करते हैं। तो हर बात को सुनिए पहले। ठीक, तो मैं बात कर रहा था कि जो डिमांड का है येलो वाला कर्व है, और सप्लाई का जो कर्व है वो वायलेट वाला कर्व है। ठीक है, तो ये तो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं इसको हम, और जो सप्लाई वाला होता है वो अपवर्ड कर्व होता है। दोनों ही कर्व में वाई एक्सिस पर प्राइस को डिफाइन करते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पर कहीं पर डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड और कहीं पर क्वांटिटी सप्लाइड होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके शेड्यूल की, जैसे हमने बात करी शेड्यूल और कर्व, शेड्यूल की बात अगर हम करेंगे तो शेड्यूल का मतलब है कि टेबल की बात है। और उसके बाद फिर कर्व की बात करेंगे तो उसमें कर्व बनेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। जो हमने ऊपर एप्पल के रेट पे डेटा पढ़ा था, वहां पर क्वांटिटी सप्लाइड की जगह क्वांटिटी डिमांडेड थी। अगर मैं यहीं पर एक बॉक्स और एक कॉलम और बना दूं और उसको क्वांटिटी डिमांडेड कर दूं, तो उसी जो डेटा टेबल थी उसी को देखते हुए बात करते हैं। देखिए 9, 10, 12, 15 और 20। 9, 10, 12, 15 और 20। तो क्वांटिटी डिमांडेड में जैसे जैसे प्राइस कम हो रहे हैं क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है डिमांड की, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रहे हैं सप्लाई भी कम हो रही है। उसका रीजन क्या है? कोई चीज बहुत सस्ती होती जा रही है तो जो पीछे सप्लायर है ना, वो भी सप्लाई कम कर देता है। रीजन क्या है? उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है उसमें। आपको, अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, एक आईफोन में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेल प्राइस क्या होती है? अगर वो मार्केट में 80,000 का है तो कंपनी के लिए उसमें कितनी कॉस्टिंग आती है और कंपनी उसको मार्केट में कितने में सेल करती है? कोई आंसर कर सकता है इसका? मुश्किल से इसकी कॉस्ट आती है 10,000।
सेल करती हो वो 50,000 का, ठीक है। और यहाँ से एक डीलर, दो डीलर, तीन डीलर करते करते जो लास्ट डीलर होता है वो 10,000 रुपीज तक एक 80,000 के आईफोन में कमा देता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर जो बहुत छोटा आइटम है, मान लीजिए 10 रुपी का आइटम है, तो 10 रुपी पर एक आइटम पे वो 1 रुपये कमा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर वो 10% अर्न कर रहा है, यहाँ पर कितने परसेंट अर्न करना है, कोई बता सकता है? 12.5। ये ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लग्जरीज आइटम होते हैं, आप देखें जो हाई एंड कार्स होती हैं 1-1 करोड़ रुपए की होती हैं, उसमें मार्जिन ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो उनका मार्जिन कम होता है, और जो सप्लायर होता है वो उसकी सप्लाई कम कर देता है। और ये जो डेटा है ये मार्केट के रिसर्च के बाद प्रूव हो चुका है। और इसीलिए जो सप्लाई का कर्व है वो इस तरह चलता है। मीन्स जब आपका, यहाँ देखें, जब आपकी प्राइस इतनी थी तो डिमांड इतनी थी, जब प्राइस इतनी थी तो डिमांड बढ़ गई, ऐसे ही प्राइस और यहाँ तक पहुंची तो डिमांड बढ़ गई। तो सिंपल सा है कि 500 पे डिमांड जो सप्लाई है, सप्लाई कितनी है, डिमांड बोला था, सप्लाई बोलना था मेरे को। 500 पे सप्लाई इतनी है, 200 पे सप्लाई इतनी है, और 100 पे सप्लाई। तो इसमें कंपैरिजन दोनों चीज़ों का सेम है, केवल एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फोर्सेस बिहाइंड में। फोर्सेस बिहाइंड वाले को आप ध्यान से सुनिए, इसमें से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि किन की वजह से मार्केट की सप्लाई में फ़र्क होता है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे एक एक वर्ड को। एग्जामिनिंग द फोर्स डिटरमाइनिंग द टोटल सप्लाई इन द मार्केट, द फंडामेंटल पॉइंट टू ग्रैस्प इज दैट प्रोड्यूसर्स सप्लाई कमोडिटीज फॉर प्रॉफिट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एंड नॉट फॉर द चैरिटी। अगर उनको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो सप्लाई नहीं करेंगे। वन मेजर एलिमेंट अंडरलाइंग द सप्लाई इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि मेजर एलिमेंट क्या है इसमें, बोलिए आप लोग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बात आई, कॉस्ट कितना उसमें प्रोडक्शन में कॉस्ट लग रही है, उससे उसकी जो है सप्लाई का डिसाइड होगा। उसने कहा सप्लाई इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ए गुड्स आर लो related to the market price, it is profitable to the producer to supply a great deal। समझ लीजिएगा इसको ध्यान से। उसने कहा कि प्रोडक्शन कॉस्ट वो लो है मार्केट प्राइस से, और एक वर्ड और बोला, रिलेटिव टू मार्केट प्राइस। सपोज कीजिए इसका मार्केट प्राइस 10 है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 4 है, तो यहां पर ये जो गैप है, इस गैप के लिए ही वो सप्लाई करता है, ठीक है। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट आर हाई, जब हाई होगी तो फर्म प्रोड्यूस लिटिल और स्विच ओवर टू द प्रोडक्शन ऑफ द अदर प्रोडक्ट और मे सिंपली गो आउट फॉर द बिजनेस। तो कई बार क्या होता है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई है, किससे हाई है, प्राइस से। जैसे मैं बताता हूं आपको, उसका पता है फोर्ड का, फोर्ड में एक कार जो 10 लाख रुपए की आ रही थी, उनको प्रोडक्शन कॉस्ट मान लिया 8 लाख की आ रही, पहले प्रोडक्शन कॉस्ट 7 लाख की थी। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट 7 लाख से 8 लाख पर पहुंच गई, मींस उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में हाई हो गई, तो वो कंपनी क्या चली गई, मे सिंपली गो आउट ऑफ बिजनेस। बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग बात करते हैं
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। दूसरी बात, अगर हमारा प्राइस से ज़्यादा कॉस्ट है तो हम मार्केट से बाहर जाएंगे, और अगर हमारा प्राइस आपके गुड्स की जो प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रही है उससे ज़्यादा है तो मार्केट में बने रहेंगे। मीन्स अगर अच्छा बिकेगा तो आप सप्लाई ज़्यादा करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द प्राइसेस ऑफ इनपुट। अब ये देखो, जब हमने पहले भी बात करी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बात हो रही है, तो यहाँ भी बोल रहा है द प्राइसेस ऑफ द इनपुट। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस उसमें यूज होने वाले इनपुट की प्राइस पे डिपेंड करती है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। द प्राइसेस इनपुट सच एज, अब प्राइस में कौन कौन सी चीजें होती हैं, लेबर क्या कितने रुपए मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कितने में आ रही है, मशीनरी कौन सी यूज कर रहे हैं। तो इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। व्हेन पेट्रोल प्राइसेस rose sharply, the increase raised the price of energy for manufacturer, increased their production cost and lowered their supply। जब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है तो उनकी सप्लाई कम हो जाती है। बाई कंट्रास्ट, एज कंप्यूटर प्राइस फेल ओवर द लास्ट 3 decades, बिजनेस इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि जो कंप्यूटर के प्राइसेस है वो लास्ट 3 ईयर में डाउन हो गए। बिजनेस इंक्रीजिंगली सब्स्टिट्यूटेड कंप्यूटराइज प्रोसेस ऑफ द अदर आउटपुट, फॉर एग्जांपल इन पे रोल अकाउंटिंग। और अब इन्होंने क्या करा कि कंप्यूटर सस्ता होने से इनके जो अकाउंटिंग ऑपरेशन या पेरोल के सॉफ्टवेयर थे वो उन्होंने उसकी सप्लाई बढ़ा दी, क्योंकि कंप्यूटर लोगों ने यूज करने शुरू कर दिए। कंप्यूटर सस्ते हुए, लोगों ने ज़्यादा कंप्यूटर यूज करे, और जब ज़्यादा लोग कंप्यूटर यूज करेंगे तो सॉफ्टवेयर की सेल ज़्यादा हो। ठीक है। और उसी के साथ कॉस्ट के साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें देखिए इस पैराग्राफ को देखिए जरा। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट, एक और पॉइंट आ गया। एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट की बात आई थी, टेक्नोलॉजी की बात आई थी, अगला पॉइंट आ गया गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी से क्या फर्क पड़ता है? तो ये बता सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे सप्लाई को इफेक्ट करती है? अगर पीएलआई इंट्रोड्यूस होगा तो कम बनेंगे, या ज्यादा बनेंगे तो सप्लाई भी कम बेसी हो सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्सेस, एनवायरमेंटल पॉलिसी, वर्ल्ड का कोई प्रेशर है, वर्ल्ड में कोई सैंक्शंस लग गई हैं, इन सब की वजह से भी आपकी सप्लाई में फर्क पड़ता है। तो उसने बोला एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसिडरेशंस डिटरमाइन what technology can be used, while taxes and minimum wage law can significantly raise input prices। मीन्स आपका जो लेबर का प्राइस है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेक्नोलॉजी, लेबर, टैक्सेस, इनसे भी हमारा जो सप्लाई में फर्क होता है। ठीक है। इन द लोकल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, government regulations influence both the number of firms that can compete and the price they change। तो इसमें देख लो कि ये शिफ्ट वाली बात जब आती, तो यहाँ पे अगर हम पूछेगा फोर्सेस बिहाइंड में, क्या आंसर दोगे जरा बताओ। तो कौन सी फोर्सेस हैं जो मार्केट की सप्लाई को इफेक्ट करती है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा रेड कलर यूज करता हूँ या ग्रीन कलर लेता हूँ। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो किन से इफेक्ट करती है? इनपुट के प्राइस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से फर्क पड़ता है। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला कि गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करती है प्राइसेस। और उसमें क्या क्या करती हो?
उसने बोला टेक्नोलॉजी, लेबर, टैक्सेस, ठीक है। और लेबर से मतलब है जो वेजेस के लॉ है, वो कहेगी कि पर एम्प्लॉय को आप 500 पर डे से कम नहीं दे सकते। तो इसका मतलब आपकी वो कॉस्ट फिक्स हो गई, किसकी, प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाती है। अब यहाँ पूछता है कि सप्लाई शिफ्ट कैसे होता है। तो आपने देखा था जब हमने डिमांड वाला देखा था, तो हमने एक कर्व ये बनाया था और दूसरा कर्व इधर बनाया था, तो इस तरह से शिफ्ट हुआ था। अब हम देखेंगे तो हमारा जो सप्लाई का कर्व है वो ऐसे होगा, तो उसमें शिफ्टिंग या इधर को होगी या इधर को होगी, ठीक है। अभी हम क्या है, शिफ्ट इन सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या करता है, देखिए, व्हेन चेंजेज इन फैक्टर्स अदर देन गुड्स ओन प्राइस, गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। और यही लाइन हमने कहाँ पढ़ी थी, डिमांड में, डिमांड में कि प्राइस पे कोई चेंज नहीं हो रहा, अदर फैक्टर अगर चेंज होते हैं तो उनकी वजह से अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू ईच फैक्टर मेंशन इन द पैरा 2.6। अब जो फैक्टर थे ऊपर हमने देखा, कौन कौन से फैक्टर थे, टेक्नोलॉजी, लेबर और आपके टैक्सेस वगैरह थे नहीं इसमें। तो इसमें देखिए एक पॉइंट क्या रह गया था, फाइनली स्पेशल फैक्टर्स अफेक्टेड टोटल सप्लाई, द वेदर एक्सर्ट एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फार्मिंग एंड ऑन द एग्रो इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि मौसम से हमारा क्या होता है, फार्मर इंडस्ट्री में चेंज आता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, हाउएवर द कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई is depicted by the supply curve which assumes that all other factors are constant। और ये फिर वही बात आ गई कि उसने बोला कि जो भी कोरिलेशन है इसमें प्राइस और सप्लाई में, उनसे सप्लाई कर्व बनता है। और इसमें एक बात बोली दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो अगर आपको कोई कर्व खींचना है तो अदर फैक्टर को कांस्टेंट में रख के जो ग्राफ बनेगा उसको हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। और उन फैक्टर्स के बदलने से अगर आपका कर्व दूसरा बनता, न्यू कर्व बनता है, तो उसको हम शिफ्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑटोमोबाइल प्राइस चेंजेस, प्रोड्यूसर चेंज देयर प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी सप्लाई। अगर प्राइस चेंज होंगे तो प्रोडक्शन वाला उसके सप्लाई को चेंज करेगा। However, this change in supply is as per supply curve, which remains the same. By contrast, when other influences affecting supply change in accordance with the new supply curve। तो जब न्यू सप्लाई कर्व होगा तो उसी को बोलते हैं विच इज ए शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड सप्लाई। मीन्स कर्व नया बनना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा आप ये देख लीजिए सप्लाई कर्व कैसा दिखता है, और यहीं पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डिमांड कर्व। ये दोनों में यहाँ पर इस जगह पर प्राइस होती है, दोनों में यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसमें क्वांटिटी डिमांडेड यूज किया जाता है और इस वाले में क्वांटिटी सप्लाई। कई बार ये क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया कि डिमांड कर्व में एक्स एक्सिस पर क्या होता है, बताइए क्या होता है एक्स एक्सिस पर डिमांड कर्व में? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड होता है। और वो पूछता सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाई होता है। यहाँ पर दोनों ही केस में क्या रहता है, प्राइस रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को लर्न करने के लिए यहाँ लिखा P, यहाँ लिखा Q। P का मतलब प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी आइदर ऑफ डिमांड आइदर ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ एक एग्जांपल दिया है,
कौन से मार्केट एग्जांपल दिया, देखिए जरा, बोलिए। ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल। सप्लाई वुड इंक्रीज if introduction or cost saving computerized design and manufacturing reduce the labor required to the produce cars। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे कि यहाँ पर क्या चेंज आया, उसकी जो कॉस्ट थी वो क्या हो गई, कॉस्ट, कम हो गया हाँ, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन, अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, कॉस्ट नहीं बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। अगर ये कम होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ा देगा। इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको जिस प्राइस पे क्वांटिटी सोल्ड हो रही थी मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। तो बिजनेसमैन कौन से प्रोडक्ट बनाना चाहता है जिसमें उसका मार्जिन ज्यादा होता है। इफ ऑटो वर्कर्स टुक अ पे कट मीन्स उनकी क्या सैलरी कम हो जाए। इफ देयर वर लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन जापान और इफ द गवर्नमेंट रिपील्ड एनवायरमेंट रेगुलेशन इन द इंडस्ट्री। तो कई बार क्या होता है कि जापान में प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई तो आप सैलरी कम क्यों करते हैं, कोई बताएगा मेरे को? मार्जिन बढ़ाने के लिए सर। इसका एक रीजन है कि जो जापान वाला है वो सप्लाई बढ़ा देगा अपनी और आपसे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो सेल करने लग जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने वर्कर की सैलरी कट करके अपने आप को कंपटीशन में लाएंगे, या गवर्नमेंट कोई इन्वायरमेंटल के जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनको हटा दे, तो भी आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स would increase the supply of automobile in the country each prices। अब यहाँ पे एक पॉइंट देख लीजिए, इस ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ पर है प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल और ये जो पहला वाला एस है ये नॉर्मल था, इसको बोलते हैं नो कंडीशन चेंज। और जैसे ही कंडीशन चेंज होंगी तो आपका जो कर्व है इस तरह से शिफ्ट होगा। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। यहाँ देखिए, इस लाइन को देखिए, ये लाइन क्या कहती है, इफ द प्राइसेज इज 12, क्वांटिटी सप्लाइड इज कितना है 20। इफ द प्राइसेस आर 4, द क्वांटिटी सप्लाइड इज व्हाट 8। इसका मतलब कोई चीज अगर सस्ती है तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। अब यहां देखिए कि यहां पर कुछ ऐसे इफेक्ट आए जिनकी वजह से 12 रुपए की प्राइस में यहां पर सप्लाई कितनी होने लग गई 24। कोई मुझे आप एक्सप्लेन करिए कि 12 रुपीज पर पहले सप्लाई 20 थी, ये सप्लाई 24 किस रीजन से हो, बोलिए। कॉस्ट कम हो गया होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। हाँ, सिंपल यहाँ लिखा हुआ लेफ्ट में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के रीजन सुनिए। या तो आपका लेबर प्राइस में क्या हो गया, कट हो गया, या आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई, इनहांस हो गई। एनहांस होने का मतलब कि कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी चीप हो गई। या टेक्नोलॉजी न्यू आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है।
कम हो जाता है। कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होगा, ठीक है, कम हो जाएगा। या गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रूल जो हैं वो लूज कर दिए, गवर्नमेंट लूज करेगी जी सर, तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। गवर्नमेंट हैज अ प्रोवाइड सब्सिडी हाँ। सर। है गवर्नमेंट कोई भी वस्तु क्या है कि आप जितना ज्यादा सेल करेंगे तो उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, यानी कि सोलर आप सेल करेंगे, हाँ, सोलर वो मैंने बोल दिया, तो उसमें रिबेट देने लग जाए आपको, गवर्नमेंट आपको रिबेट देने लग जाए कि आप ये काम करिए, हम आपको इतना रिबेट देंगे। तो आपके लिए तो प्राइस क्या हो गए, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। कम अगर कम आपके गया सर। प्रोडक्शन जी कॉस्ट कम हो गया तो आपका यहाँ पर जो होगा शिफ्ट होगा। जो 12 पर मार्केट में वो सप्लाई कितना कर रहा था पहले 20, आज कितना करेगा 24 करेगा, 24। क्योंकि उसका मार्जिन बढ़ गया है, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ गई, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी का जो सप्लाई का कर्व था वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों कर्व हैं जो मैंने यहाँ बनाया था, सर एक क्वेश्चन ये है, बनाया था, हाँ, अगर सर एक क्वेश्चन है, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए और उसकी हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए तो क्या हो जाता है, तब उसका सप्लाई बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हाँ, टेक्नोलॉजी सप्लाई एडवांस हो बढ़ेगा, जाए और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाए, दोनों चीज बढ़ तो जाए, नहीं होगा, नहीं नहीं, तब उसकी सप्लाई बढ़ेगी। तब नहीं होगा, नहीं नहीं जैसे बढ़ेगी, जो नए फोन्स आते हैं, सपोज करो सर, जैसे नए फोन्स आते हैं उसमें हर बार में टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ एडवांसमेंट दे देते हैं वो, हम्म, और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती होगी सर ऑब्वियसली, लेकिन वो हमेशा हाँ उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं ताकि वो हाँ, नई टेक्नोलॉजी वाला उसका सामान दे रीजन दे। ये है, हाँ इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी पे वो लगाते हैं 1,000 रुपये और प्राइस बढ़ाते हैं 5,000 रुपये, यानी मार्जिन क्या हो गया, ज्यादा होगा। 4,000 बढ़ ज्यादा। गया। और जो लोग लेने वाले होते हैं वो किसकी वजह से ले रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, नए न्यू प्रेफरेंस, फैसिलिटी। हाँ प्रेफरेंस ले लिया उन्होंने, उनका जो है मतलब मन कर रहा है कि हम वो लें, हम नया वाला मॉडल ले लें, उनकी इच्छाएं जो होती है, ठीक है। सर सप्लाई पे रिलेटेड गुड्स इफेक्ट नहीं डालते, क्या करते हैं, सप्लाई के शिफ्ट होने में अल्टरनेटिव रिलेटेड गुड्स गुड्स की जो बात कर रहे हैं शायद, अल्टरनेटिव गुड्स की बात कर रहे हैं शायद, रिलेट करते हैं एक दूसरे से। हाँ सर, ये एक तरह सब्स्टिट्यूट्स। हाँ उसका भी फर्क पड़ता है। अगर मान ये लिया अल्टरनेटिव गुड्स जो है उनका यूज वो सस्ते मिल रहे हैं मान लिया, तो भी आपकी सप्लाई में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप कहो भाई अब कोई लेगा नहीं तो आप सप्लाई कम कर दो, ठीक है। अच्छा एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दो, सप्लाई का कंट्रोल किसके पास होता है, प्रोडक्शन के वाले के पास, मैन्युफैक्चरिंग कर मैन्युफैक्चरर रहे के पास या प्रोड्यूसर के पास। और डिमांड का कंट्रोल किसके पास होता है, कंज्यूमर पब्लिक के पास। पब्लिक के पास, ठीक है। बात समझ लीजिए, सप्लाई करने का कंट्रोल है प्रोड्यूसर, सप्लायर का, प्रोडक्शन प्रोडक्शन का, और डिमांड कंट्रोल किसके पास है, पब्लिक परचेजर, पर या पब्लिक। यूजर पर, परचेजर पर। कोरोना के समय में सप्लाई का कंट्रोल किसके पास था, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट, यानी प्रोड्यूसर नहीं। मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर के पास था, मैन्युफैक्चर लेकिन वो क्यों सप्लाई कर रहा था, ज्यादा सप्लाई क्यों कर रहा था, मार्जिन अच्छा मिल रहा था उसको। नारियल पानी 20 रुपए का मिलता था, 80-80 रुपए का नारियल पानी मिल रहा था, तो उसने कहा और नारियल बेचो, क्यों, क्योंकि उसके वहां से उसके प्राइस बढ़ गए थे, और प्राइस बढ़ने का मतलब मार्जिन बढ़ गया था उसका, और जब मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है।
और कोरोना के समय में डिमांड जो बढ़ी, वो जिसको कोरोना हो गया या जिसको डर था, उन्होंने डिमांड को बढ़ा दिया। ठीक है, चलो अब सर एक फिर वो ब्लैक इंटरेस्टिंग मार्केटिंग पॉइंट की बात, सर फिर वो जो है। ब्लैक मार्केटिंग होती है कि वो सप्लाई रोक देते हैं ताकि कॉस्ट और बढ़ जावे। सप्लाई रोकने का मतलब ये है कि ये सप्लाई कौन रोकता है, जरा बताओ तो। बीच में जो जो बीच में डीलर्स होते हैं। लोकल हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर एंड लोकल बीच वाला डीलर। रोकता है। मैन्युफैक्चरर के वहां से चीज महंगी नहीं निकल रही थी। महंगा कौन कर रहा था? बिचौलिया सर। बिचौलिया कर रहा था। और बिचौलिए पे कंट्रोल लगाना इकोनॉमिक्स का काम है, किसी और का काम है? गवर्नमेंट का सर। गवर्नमेंट का सिस्टम काम का है। सिस्टम का सर। अगर गवर्नमेंट ये कह देती जो पकड़ा गया उसको चौराहे पे लटका दिया जाएगा, तो क्या वो काम होता? बहुत हद तक कम होता सर। कम होता, डर के करते लोग, तो लोगों को डर ही नहीं था। ठीक है, चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए कि दो अलग अलग कर्व यूज करके हम उनका ये पॉइंट निकालते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में खास बात बोली, उसने कहा कि डिमांड और सप्लाई को, दोनों को हम लोग आइसोलेशन में पढ़ रहे थे। अब इन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसने बोला सप्लाई एंड डिमांड इंटरेक्ट्स टू प्रोड्यूस एन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी और मार्केट इक्विलिब्रियम। तीन बातें बोली उसने। उसने बोला कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी का निकालिए, या उसको आप मार्केट इक्विलिब्रियम कह दीजिए। ठीक है, क्या करना है? सिंपल, आपको किसी भी मार्केट में दोनों ग्राफ, दोनों कर्व एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। दोनों कर्व एक ही ग्राफ पे। तो यहां पे क्या किया, देखो हमने क्या किया, वही दोनों डेटा है, सेम वही डेटा। ये वाला कौन सा है? क्वांटिटी, डिमांडेड। ये कौन सा है? क्वांटिटी, सप्लाइड। दोनों ही कर्व एक ही उसमें बना दिया। ये देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस थोड़ा सर। सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, दिख गया ना? इसमें ये वाला डिमांड का कर्व है, क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये क्वांटिटी सप्लाइड है। ऐसा पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, उस प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। और एक और वर्ड बोलते हैं इसके लिए, मार्केट क्लीयरिंग पॉइंट। मींस अगर सप्लाई देखना, सप्लाई 300 रुपीज में जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही डिमांड हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट में कोई भी सामान बचेगा नहीं सर। इसीलिए इसको मार्केट क्लियरिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और इसी को मार्केट क्लियरिंग प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं, या इसको हम जेन्युइन प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेन्युइन प्राइस। मींस सप्लाई करने वाला रेडी है और बाई करने वाला रेडी है, लेकिन जैसे ही हम इस कर्व के ऊपर या नीचे जाते हैं, तो पहले हम इस पॉइंट की स्टडी करते हैं। इसमें ये सप्लाई है और ये डिमांड है, और इनकी डिस्टेंस कैसे तय होती है? ऐसे, इतनी सप्लाई है
और इतनी डिमांड है। क्या ज्यादा है? डिमांड से ज्यादा। डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? शॉर्टेज। शॉर्टेज। और क्यों है ऐसा कम? क्योंकि प्राइस 300 से कितने आ गए? 100। तो 200 जब प्राइस आएंगे तो सप्लायर कहेगा मुझे तो उतनी कॉस्ट पड़ रही है, लोग लेने को तैयार नहीं हो रहे 300 में। अगर आपका मार्केट प्राइस कम हो जाता है तो जो मैन्युफैक्चरर है उन आइटमों को मैन्युफैक्चर करना पोस्टपोन कर देता है, या वो स्विच कर जाता है किसी और चीज के प्रोडक्शन में। ठीक है, रिवर्स में जाते हैं। इस पॉइंट पर देखिए, ये क्या है? डिमांड। डिमांड, और ये क्या है? सप्लाई। सप्लाई। मींस 500 प्राइस पर डिमांड कम है क्योंकि लोग महंगा नहीं लेना चाहते, लेकिन सप्लाई सप्लाई ज्यादा है क्योंकि ज्यादा बेचना है चाहता है, क्योंकि जी वो सोचता है कि जो भी बिकेगा उसमें मेरा मार्जिन ज्यादा होगा, अच्छा मिलेगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? सरप्लस। सरप्लस होगा, ये ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें कई पॉइंट उसने डिस्कस किए हुए। इस ग्राफ में कुछ पूछना है किसी को? सर एक बात दोबारा बताइए। यहाँ देखिए सामने, एक सबसे पहले हमने पढ़ा डिमांड का ग्राफ, इस लाइन से बना दिया मैंने, इसी डेटा से। ये जो ऊपर डेटा दिख रहा है ना आपको, ये सर ये दिख रहा है प्राइस डेटा? मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसकी? नहीं ना, प्राइस तो मार्केट प्राइस ले रखा है इसने। नहीं नहीं, मार्केट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्केट से प्राइस। मतलब नहीं है। सेलिंग प्राइस। हाँ, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जब हम उस डेटा को, दोनों डेटा को, डिमांड वाला और सप्लाई वाला, दोनों डेटा एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसको जेन्युइन प्राइस पॉइंट, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस, या उसको मार्केट क्लियरिंग पॉइंट बोलते हैं। जहां पर जितना सप्लाई हो रहा है उतना सेल हो जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर नीचे जाते हैं तो जैसे 500 वाला था, 500 में डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, इसका मतलब मार्केट में सरप्लस आइटम पड़ा है। ठीक है, और अच्छा एक बात और बताओ, इस सरप्लस आइटम को सेल करने के लिए सेलर क्या करता है? सर प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करता है। एडवर्टाइजमेंट करता है। प्राइस कम करता है तभी वो क्लियर हो पाता है। ठीक है, और इधर देखिए नीचे वाले शॉर्टेज में, जहां पर इस प्राइस पर, 100 की प्राइस पर, या ये 200 की प्राइस पर इतना हमारा सप्लाई है और ये हमारी डिमांड है, तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, उसको शॉर्टेज बोलते हैं। डिमांड इज लेस देन सप्लाई, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ लेते हैं और हम इसमें चीजों को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या देखिए, इक्विलिब्रियम में क्या क्या बातें हो जाए। इक्विलिब्रियम में तो इसने बोला वी फाइंड मार्केट इक्विलिब्रियम, जो मैं कुछ नेम बोला था ना, या इसी को हम द इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोल रहे हैं, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको। ठीक है, चलो अब हमने जो इंडिविजुअली हमने इफेक्ट पड़े थे शिफ्ट वाले, सप्लाई के और डिमांड के, उनको भी अब हम एक साथ ले रहे हैं, उनको भी हम एक साथ ले रहे हैं। क्या चेंज है इस वाली फिगर में? एक ये वाला न्यू आ गया, मींस किसका शिफ्ट है इसमें?
सप्लाई सप्लाई का बोलिए। सर, सप्लाई का सप्लाई शिफ्ट है, का। ठीक है। ऐसा ही एक पिक्चर आएगा जिसमें आप पहले सप्लाई और डिमांड बनाएंगे, लेकिन किसको शिफ्ट कर देंगे? डिमांड को, ठीक है। जरा देखते हैं नीचे, ये देखो दिख रहा है। अच्छा, अब एक पॉइंट और है कि पहले इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट कौन सा था? ये वाला था। यस सर। जब आपका सप्लाई का कर्व शिफ्ट हुआ तो आपका क्या हो गया? ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सप्लाई का कर्व आपका लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो आपका जो क्लियरिंग पॉइंट है वो प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ इंक्रीज। जाएगा। जो प्राइस हैं आपके वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आएगा? अगर सप्लाई शिफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व, तो आपके क्लियरिंग प्राइस बढ़ जाते हैं, यानी मार्केट में चीज क्या हो जाती है? महंगी। और क्यों महंगी हो रही है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इसमें सप्लाई शिफ्ट जो हो रहा है वो लेस सप्लाई हो रही है या मोर सप्लाई हो रही है? लेस सप्लाई हो रही है। लेस होगी तभी तो। लेस सप्लाई हो रही है। तो अगर लेस सप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो मैं ग्रीन कलर से लाइन बना रहा हूं, ये वाली छोटी सी लाइन, इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस या शॉर्टेज? सरप्लस। सरप्लस। और ये जो दूसरी ग्रीन लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको भी सरप्लस बोलते हैं। ये पहली कंडीशन की सरप्लस है और ये दूसरी कंडीशन की सरप्लस है। जो ये दूसरी कंडीशन वाली सरप्लस है ये कम सप्लाई करके वो क्या चाहता है सेलर? प्राइस बढ़ाना। ज्यादा प्राइस प्राइस बढ़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्राइस बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो एक बार जरा वर्ड टू वर्ड देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। एनालिसिस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड apparatus can do much more than tell us about the equilibrium price and quantity. It can be used to predict the impact of change in economic condition on the price and quantity. तो एक बात ध्यान रखना, इसका यूज क्या करते हैं हम लोग? प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं। क्या? कि इकोनॉमिक कंडीशन के इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं। लेट अस चेंज अवर एग्जांपल टू द ब्रेड। सपोज दैट ए स्पेल of a bad weather raises the price of wheat, a key ingredient of bread, that shifts in the supply curve to the bread to the left. तो ये बताओ कि जब उसने बोला कि जो प्राइसेस हैं व्हीट के वो अगर क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो सप्लाई क्या कर देगा? बताओ क्या करेगा? कम कर देगा। कम कर देगा। हमने बार बार बात करी है कि जो सप्लाई का कर्व शिफ्ट होता है वो उसकी कॉस्टिंग जो होती है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो वो उस कंडीशन पे सप्लाई नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका मार्जिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पूछेगा आपसे, अगर आपका डिमांड कर्व राइट को शिफ्ट होता है तो आपके इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। तो वहां जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको इस ग्राफ को थोड़ा सा इस तरह बना के समझना होगा कि क्या पूछ रहा है। एक तरीका तो ये आपने बिल्कुल रट लिया, एक तरीका है समझ लिया, जल्दी से ये ग्राफ खींचा और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे कि अगर इनपुट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो सप्लाई का कर्व है लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा?
लेफ्ट जाएगा, Left लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट जाएगा। और वहीं पर अगर इनपुट के प्राइस कम हो जाते हैं तो Right, सप्लाई का बढ़ा कर्व देगा। कहाँ जाएगा? राइट right जाएगा। राइट जाएगा। ठीक है, अब हम Supply बात बढ़ा करते हैं देगा। डिमांड के कर्व की। डिमांड के कर्व की बोलता है हाउ शिफ्ट इन डिमांड अफेक्ट द मार्केट इक्विलिब्रियम। सपोज देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन फैमिली इनकम। और हमने एक बात और सुनी थी, डिमांड का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई मतलब कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल। डिमांड बढ़ना या घटना फैक्ट्री में कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता। डिमांड जो बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? पब्लिक के नीड पास की, पब्लिक का नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, और इसमें जो शिफ्ट आता है वो शिफ्ट किस वजह से आता है? उसके आंसर हमने देखे थे। एक पॉइंट हमने देखा था क्या? लाइक इनकम और इनकम पड़ा था। और क्या पड़ा था दूसरा? Preferences बढ़े, preferences प्रेफरेंसेस प्रेफरेंसेस। Special तो interest था। हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूट वाला है था एलिमेंट? special सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था, और सब्जेक्टिव एलिमेंट था। सब्जेक्टिव एलिमेंट में हमारा क्या था? टेस्ट और प्रेफरेंसेस था। टेस्ट और ठीक है, प्रेफरेंसेस। और ऑब्जेक्टिव में कौन सा था? इनकम एवरेज इनकम और अल्टरनेट। ठीक है, इसके और एक अलावा और था स्पेशल इन्फ्लुएंस। नहीं, वो एक अलग है, अभी भी वो बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट पॉलिसी। हाँ, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो एलिमेंट थे वो ये थे, सब्जेक्टिव एलिमेंट ये थे, और फिफ्थ चीज थी स्पेशल इन्फ्लुएंस। इनमें से कोई भी चेंज होगा तो आपका क्या शिफ्ट होगा? डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है किसकी वजह से शिफ्ट हुआ? फैमिली की इनकम बढ़ने से। पहले इस प्राइस पर सपोज कीजिए 5 का प्राइस है और यहाँ पे 2, 4, 6 है, तो पहले 5 के प्राइस पे डिमांड कितनी थी? लगभग 2 2। और उसके बाद कितनी हो गई? 4 सर 5 4 हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपने, डिमांड कर्व जब राइट में शिफ्ट होता है तो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर ये इधर शिफ्ट होता, तो प्राइस घट सकता। घट जाता तो अगर वो ऐसे शिफ्ट हो जाता तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता दोनों केस में से प्राइस तो नीचे। बढ़ रही है? दोनों केस में प्राइस बढ़ रही है। नहीं नहीं, मैंने बनाया, देखो देखो मैं साफ जगह बनाता हूँ। लेफ्ट के केस में कम जा रहा है। हाँ, यहाँ देखिए, ये है नॉर्मल। ठीक है, इसका नाम डी, इसका नाम एस। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? यहां पर तो ये था और यहां पर ये है। ये क्या है? ई डैश। तो आप देखो, पहले प्राइस ये थे और अब ये हो गए। तो आपको वहां प्रोसेस में यही समझना है कि वो सरप्लस क्या होती है, शॉर्टेज क्या होती है, शिफ्ट किसकी वजह से होता है, शिफ्ट करने वाले एलिमेंट की जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, डिमांड कर्व को शिफ्ट करने वाली फोर्सेस कौन सी हैं, सर सप्लाई कर्व को। हाँ, सर जैसे कि डिमांड
कोई कुछ भी पूछ रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डिमांड के लिए, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो प्राइस से रिलेटेड है ना, और प्राइस का इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे। तो फिर ये आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। मैं आपको मैं देख रहा हूँ कि मैं आपका सवाल का जवाब कैसे दूंगा। चलो सुनो, एक है कॉस्ट, एक है प्राइस। मैडम का कहना ये है कि कॉस्ट बढ़ने से ही तो प्राइस बढ़ता है, यही कहना है ना आपका? यस सर। हाँ, अब मेरी बात सुनो। अभी इलेक्शन हुए थे पीछे, और इलेक्शन में पेट्रोल का जो कॉस्ट था, इनपुट कॉस्ट था, वो 50 रुपी से 60 रुपी आ गया था। जब 50 रुपी था तो मार्केट में प्राइस था 105। जब कॉस्ट 60 हो गया तो मार्केट में पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ? सर 95। वेरी गुड मैडम, आपको सवाल का जवाब मिला। हाँ सर, सवाल का जवाब तो मिल गया, बट नॉर्मली केस में ठीक है, पेट्रोल के केस में बट मैन्युफैक्चरिंग या ये सब लगा के उसी पे प्राइस सर चलो कोई एक भी चीज और प्रोडक्ट बताता का हूँ, डिपेंड करता एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है? ऑब्जेक्टिव है ना, इसका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ना, है जी। कौन सा वाला? गवर्नमेंट पॉलिसी का। गवर्नमेंट पॉलिसी वाला। ठीक है, ठीक। ये तो चलो पेट्रोल की बात होगी, और भी कुछ एग्जांपल देते हैं। आपने बोला कुछ और एग्जांपल देते हैं, आप लोग बताइए कोई और एग्जांपल। सर कोविड में सर पैरासीटामोल के साथ भी ऐसा ही कुछ था, या जो भी दवाइयाँ थी ऐसी। हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही था, लेकिन प्राइस बढ़ गया था। प्राइस बढ़ गया था। सर इसमें कह सकते हैं कि जैसे एक फैक्टर नहीं है सर प्राइस डिटरमाइन करने का, कई सारे फैक्टर है। कॉस्ट ऑफ हाँ प्रोडक्शन उनमें से एक है, इसलिए हाँ, उसका मतलब टोटल डिमांड उसमें नहीं निर्धारित होता। नहीं, डिमांड की जब भी बात आएगी ना, तो हम ये वर्ड तो बोलेंगे ही। हाँ सर, इसलिए कह रहे हैं सर कि इससे नहीं हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो, ये जो दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें हम लोगों का क्या डिसाइड करती हैं? सप्लाई डिसाइड। ये दो चीजें सप्लाई डिसाइड करती हैं, ठीक है। अगर कॉस्ट 50 की जगह यहाँ पर 95 हो जाती और प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, तो किस में इफेक्ट आता आपका? सप्लाई में इफेक्ट आता। वो कहता है कि मैं 10 रुपी मार्जिन के लिए क्यों परेशान हूं मैं, लेकिन जैसे मार्जिन उसका 55 था तो अपना प्लांट वो कितने समय चलाता? 24 आवर चलाओ, 48 आवर चलाओ, 2 प्लांट और खोल दो। यानी ये जो इंसेंटिव यहाँ दिख रहा है या डिस इंसेंटिव दिख रहा है, इससे मैन्युफैक्चरर किस चीज पे इफेक्ट लाता है? सप्लाई। सप्लाई ठीक पर है, आएगा। अच्छा। और जो डिमांड वाला पोर्शन है, वो तो मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में है ही नहीं। वो किसके कंट्रोल में है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कंज्यूमर के। कैसे? अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, पहले सप्लाई होती है पहले डिमांड होती है? पहले डिमांड होता। पहले डिमांड होती है। पहले डिमांड। और कई बार क्या होता है, सप्लाई करी तो जाती है, लेकिन उनको पहले से एस्टिमेट होता है कि इतनी डिमांड हम पैदा कर लेंगे या हम क्रिएट कर लेंगे। अगर हम डिमांड क्रिएट कर ले रहे हैं तो हम तभी हम सप्लाई पहले से कर, मतलब एक एस्टिमेशन होता है उनका। वो पहले से सोच लेते हैं कि इतना हमारा इस बार डिमांड होगा, इसलिए वो डिमांड कर सप्लाई करते हैं।
और जिस चीज की डिमांड अभी नहीं है और ना ही होने की उम्मीद है, तो कितना सप्लाई करेगा? कोई नहीं करेगा। इसका दिमाग थोड़ी ही खराब है। सर एक चीज और पूछनी है आपसे, अगर जैसे डिमांड जो कर्व है वो हमारा लेफ्ट में जा रहा है, राइट, एक केस आपने ऊपर डिस्कस किया था ऊपर वाले में, तो वो सप्लायर जो है वो तो अपना सप्लाई का कर्व चेंज कर देगा उसी टाइम ही, ताकि उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रह जाए। वो Price आगे उसका की सप्लाई रोकेगा ना, वो अपना जो उसने सप्लाई कर्व सप्लाई कर दी है देगा वहां पर रोक लेगा अपने आप को। ताकि उसका इक्विलिब्रियम पे फिर दोबारा वही प्राइस आ जाए। हाँ, वो जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वो उसे पता लगा डिमांड कम होने वाली है तो सप्लाई कम कर देगा, और सप्लाई कम करने से उसको क्या फायदा मिलेगा? फिर प्राइस हाइक होगा और डिमांड प्राइस जनरेट हाइक फिर हो दोबारा आ जाएगा। जाएगा प्राइस, ये देखिए, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा जी। यहाँ पर देखिए सप्लाई कम कर रहा है। सप्लाई कम करने का मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस को क्या कर देना? कर देना। बढ़ा देना। तो बड़ा हो जाएगा। बढ़ा देगा सर। लेकिन ये समझ नहीं आया कि अच्छा, अब जैसे इससे सप्लाई हाँ, अगर कम हो रही है तो जो प्राइस बढ़ रही है, लेकिन अपन ने वो पढ़ा था कि प्राइस ज्यादा होती है तो सप्लाई भी ज्यादा होती है, तो फिर से वो सप्लाई बढ़ा देगा ना। हाँ, अगर अगर सप्लाई प्राइस कर्व में ज्यादा होती है तो सप्लाई अगर बढ़ाते हैं। सप्लाई कर्व में जब जो सप्लाई कर्व वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो प्राइसेस बढ़ जा रही हैं, तो प्राइस बढ़ती है तो फिर सप्लाई बढ़ाता है वो। हाँ, जो आपने भी बात बोली, ये बात यहाँ पर निर्भर करती है। अभी देखिएगा जरा, मैं एक बात दिखाता हूँ, इस ग्राफ पे निर्भर करती है। मीन्स अगर सब कुछ ओके चल रहा है, मैं यहाँ रेड कलर से बोल रहा हूँ, सब कुछ ओके चल रहा है, तो अगर सब कुछ ओके चल रहा है, उस पॉइंट पर सप्लायर अगला एक्शन डिसाइड करता है। मीन्स अगर बिल्कुल सही चला है तो ठीक है, और अगर उसको अपने प्राइस बढ़ाने हैं तो वो क्या करेगा? थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज कर देगा। सप्लाई वो कम कर सप्लाई देगा को फिर से। कम कर देगा। कम करेगा सर। ठीक है। और अच्छा, एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, फिर समझा रहा हूं। यहाँ 3 लोग हैं, एक बार सुनिए जरा। 3 पर्सन है। एक है मैन्युफैक्चरर, एक है यूजर, तीसरा कौन है? सरकार। नहीं, मोदी। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो डिसाइड करता है। नहीं, बीच में एक और आ गया। कौन? सेलर। ट्रेडर। सेलर का बढ़िया। काम होता है प्राइस डिस्कवरी करना। क्या काम होता है उसका? प्राइस डिस्कवरी। और प्राइस को तय करना मैन्युफैक्चरर का काम बिल्कुल भी नहीं है। जो ये मैन्युफैक्चर वाली प्राइस है ना, हम उसको नहीं बोल रहे, हम उसको बोल रहे हैं जो मार्केट में प्राइस, मार्केट के प्राइस की बात कर रहे हैं, जिसको हम सो कॉल्ड एमआरपी बोल दें। जैसे इसने फिक्स किया कि मैं आइटम 10 रुपए का दूंगा, बस सेलर की जगह मार्केट कर दे जिसमें ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, मार्केट लिख देते हैं, मार्केट। ठीक है। 8 रुपए का आइटम है, 2 रुपए प्रॉफिट ले रहा है, तो उसने कितने का निकाल दिया मार्केट में? 10। यहां पर आया बीच में, यहां इसका प्राइस 15 हो गया। ठीक है। और यूजर ने ले लिया। अगर उस प्राइस पर यूजर ने ले लिया तो इसका मतलब कौन सा प्राइस है? वो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब यहां पर इसको कॉस्टिंग लगने लग गई कितनी? 9 रुपए।
लेकिन वो इसको अभी भी कितना रख रहा है, 10। तो इसका मार्जिन कितना हो गया, एक। एक। ऐसे पॉइंट पर वो नहीं चाहेगा कि मैं ये सामान बनाऊं, और वो कब बनाएगा, सही बात है। जब ये 15 से कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाए 16 हो जाएगा, फिर बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता बढ़ाना पड़ता है। और जैसे ही आप प्राइस बढ़ाएंगे तभी आपका ये जो सप्लायर है ये काम करेगा, ठीक है। और सप्लाई जब कम होती है तो प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं, ये बता दो चलो। फिर प्राइस बढ़ प्राइस बढ़ जाएगा सर, डिमांड प्राइस बढ़ेगा, बढ़ प्राइस जाएगा। बढ़ेगा। सप्लाई जब कम होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। चलो, और देखो इसको दोनों को मिक्स करके देख लीजिए एक बार। यहाँ पे इंटरप्रेटिंग चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी। Our earlier example, Brett, suppose that you go to the store and see that the price of the bread has doubled. अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, आप मार्केट में गए, आपने देखा प्राइस 5 से कितना हो गया, 10 हो गया। Does the increase in the price mean that demand for the bread has risen, or does it mean the bread has become more expensive or produce? क्या मतलब है इसका? प्रोड्यूस करने में प्रोडक्शन महंगा हो गया, महंगा सर, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो गया। उसका डिमांड भी कॉस्ट बढ़ ऑफ जाए। प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो गया। The correct answer is that without more information, you do not know. It could be either one or even both. तो दोनों बातें हो सकती, दोनों या तो उसका जो है डिमांड बढ़ जाए, और या क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एयरलाइन की बात करी, फ्यूअर एयरलाइन टिकट्स आर सोल्ड। अगर थोड़े से बचे बिके हैं तो फेयर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा सर। बढ़ जाएगा सर। घटेगा, ठीक है। इकोनॉमिस्ट डील विद दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन ऑल द टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो सारे जो चित्र देखे उसका एक कंक्लूजन दिखा रहा है यहाँ पर। व्हेन प्राइसेस और क्वांटिटीज change in the market, does the situation reflect a change in supply side or the demand side? Sometimes in simple situation, looking at price and quantity simultaneously gives a clue about the whether it is a supply curve that is shifted or a demand curve. Means जो आप मार्केट में देखते हैं उस कंडीशन को देखने के बाद, उस सिचुएशन को देखने के बाद आप बता पाएंगे कि ये सप्लाई कर्व का शिफ्ट है या डिमांड कर्व का शिफ्ट है। एग्जांपल के लिए, राइज इन द प्राइस ऑफ द ब्रेड accompanied by the decrease in quantity suggested the supply curve has shifted to the left. Means जैसे ही प्राइस बढ़े, किसी चीज के प्राइस बढ़ गए तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, अब मुझे और उसी की वजह से कम क्या हो हो जाएगा, सप्लाई शिफ्ट हो नहीं बढ़ा देगा, क्योंकि भाई नहीं बढ़ा देगा। लोग मांगने नहीं जाएंगे ना, मांगने नहीं जाएंगे तो सप्लायर को पता लग जाएगा कि भाई बिकेगा नहीं। और राइज इन प्राइस accompanied by an increase in quantity indicate that demand curve of bread has probably shifted to the right and increase in the demand, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, प्राइस राइज इन accompanied by the increase of the quantity indicate। तो अगर क्वांटिटी में इंडिकेट ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा, तो डिमांड कर्व भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कौन सा शिफ्ट है, जल्दी से बताइए। तो डिमांड शिफ्ट हो। डिमांड डिमांड शिफ्ट है।
डिमांड शिफ्ट होता है, लोगों की डिमांड बढ़ती है, तो प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाता बढ़ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर सप्लाई बढ़ती है, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस कैसे हो जाते हैं, कम हो जाएगी। कम हो जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर हर दुकान में कोई सामान बहुत ज्यादा रखा हुआ है तो आप कहाँ से खरीदते हैं, जहाँ से चिप मिल जाए सर। जहाँ सस्ता होता है। ठीक है, चलिए अब ये आंसर है छोटे से, पहला आंसर दीजिए। क्या है? डिमांड शेड्यूल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और मैंने बोलता कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सेकंड, बोला था ना। सर नंबर 2। प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट। किसकी रिलेशन है बताओ। नंबर 2 सर। प्राइस और डिमांड की है। हमने बोला था कि वर्टिकल पे हमेशा क्या होता है, प्राइस प्राइस होता है। ठीक है, और डिमांड वाले में, क्वांटिटी डिमांड हॉरिजॉन्टल में क्वांटिटी दोनों में होती है सर। क्वांटिटी डिमांड होती है। ठीक है, क्वांटिटी तो उसने डिमांड बोला डिमांड शेड्यूल को बोला हुआ है इसने, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट। बॉट का मतलब क्या होता है, डिमांड, जितनी डिमांड करी है जितनी डिमांड है वही बॉट होती है। ठीक है, हाँ। दूसरा, मार्केट डिमांड, पहले वाले का आंसर जो है ये वाला है। हाँ, दूसरा मार्केट डिमांड, फर्स्ट वन डिमांड बबेदा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। बताया था ये भी आपको जी सर। कि डिमांड जो कर्व होता है वो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये होता है। ठीक है, थर्ड देखिए, हाँ ये आ गया क्वेश्चन, देखिए सर 1 and 2 ऑप्शन नंबर 4। यस 1 and 2 सर। हमने बोला था कि एवरेज इनकम, ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन जिसको हम गवर्नमेंट बोल रहे थे, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किससे रिलेटेड थी, सप्लाई से। सप्लाई से। ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं मैं इस बात को कि सप्लाई कर्व कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शिफ्ट होता है, और डिमांड कर्व एक्सपेक्टेशन अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि गवर्नमेंट, एवरेज इनकम, और थर्ड क्या था इसमें, प्रेफरेंसेस नहीं साइज ऑफ मार्केट, है, साइज ऑफ मार्केट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिलेट्स क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस। बहुत सिंपल है, क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन हमेशा प्राइस। ठीक है, शिफ्ट इन सप्लाई मींस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई है सब तो चेंज शिफ्ट करना। other than goods on price हाँ सर, सर फर्स्ट नंबर तो 1। ये इसमें बोला हुआ है अदर देन गुड्स के प्राइस को छोड़ते हुए फर्स्ट है। उसके किस पे चेंज आता है, अदर फैक्टर वो जिससे बनती है। यहाँ गुड्स ओन प्राइस का मतलब समझते हैं, जब वो गुड्स बन के सेल हो रही है उसके प्राइस से नहीं, वो जिन चीजों से बन रही है। ठीक है, गुड्स के प्राइस से मतलब कुछ नहीं यहाँ पे, वो गुड्स जिस चीजों से बन रही है, इनपुट है और क्या है, टेक्नोलॉजी है, और क्या था, लेबर है, टैक्स था, लेबर है। ठीक है, ये सब चीजें। तो इसमें क्या होगा, पहला नंबर ये वाला आंसर, पहला ही आंसर। ठीक है, अच्छा अगला, मतलब अदर देन गुड्स ओन प्राइसेस होता है। इक्विलिब्रियम प्राइसेस, ये भी मैंने बताया था आपको,
मार्केट Number क्लियरिंग 4, प्राइस। market clearing. मार्केट क्लियरिंग प्राइस बताया था। Yes, sir. फोर्सेस बिहाइंड द सप्लाई कर्व, क्या all of the सप्लाई above? कर्व के All पीछे of these. कौन सा है? All sir. हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, बताया मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और गवर्नमेंट की पॉलिसी। ये तीनों चीजें इफेक्ट करती हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व रिलेट टू द क्वांटिटी सप्लाई टू, बहुत आसान है, Price. किससे? प्राइस। प्राइस से। मतलब पी और क्यू, क्यू एक बार आएगा तो डिमांड और दूसरी बार आएगा तो सप्लाई। मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स at the price at which quantity demanded equals to quantity क्वांटिटी सप्लाई। Supplied. प्रोड्यूस से कोई मतलब नहीं है, सप्लाइड जो मार्केट में आएगा। अगर कोई कंपनी बहुत सारा प्रोडक्शन करके अपनी कंपनी के अंदर बंद करके रख ले, उससे प्राइस पे कोई फर्क नहीं, या डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड तय होती है जितना आपने सप्लाई कर दिया उसको, ठीक है।